नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों अभी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होएगी थोड़ी दिनों में, तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, पहली बार एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देंगे या फिर पहली बार ही एसएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, तो उनको बता दें कि जो अभी आपका इसी 2023 के अंदर जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया था एसएससी जीडी के अंदर, उन सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को लेकर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे करीब आप 500 प्रश्नों को देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित मैं पढ़ाता हूँ, ये आप भी जानते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। जिनको कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देना है, हर आदमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये करीब 12-13 शिफ्ट की क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। साथ में जो पुराने करंट अफेयर उस समय इम्पोर्टेंट था उसे मैं नया करके बताऊंगा कि अब ये बदल गया है, ये बदल गया है, तो एक नया वे में करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी एग्जाम में आए हुए करंट्स की। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, है ना, जिनको अच्छा नहीं लगे वो भी लाइक करें। चलिए, पहला जो एक प्रश्न पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुआ था, इसीलिए अब इंडिया में 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टअप इंडिया की शुरू करने में सबसे अहम योगदान है तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब का है। अरुण जेटली साहब के नाम पे दिल्ली में आपका एक स्टेडियम भी है जिसे आप फिरोज शाह कोटला मैदान जिसे हम कहते हैं, इसे बदलकर अब जो है अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है। और इस फिरोज शाह मैदान या फिर अरुण जेटली मैदान के नाम से आपका एक संस्था जुड़ा हुआ है जिसका नाम वहीं पे चेंज हुआ था। ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हासरा। इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह मैदान से ही हुआ था, तो ये बात भी यहीं से ध्यान रख लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है। सबसे पहले ये लाल बाल पाल कहाँ से आया था, तो कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो गुटों में बंट गए थे। एक जो जिसके माइंड थोड़ा शांत रहा करता था, ऐसे लोगों का एक समूह, और जो गर्म स्वभाव के थे उनके ग्रुप एक अलग थे। तो जो गर्म स्वभाव के थे, जो चाहते थे कि आज़ादी ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं मिलते हैं, इसके लिए लड़ना पड़ता है, वो थे आपके गर्म दल के नेता, जिसमें लाल बाल पाल प्रमुख है। हालांकि 3 ही नहीं थे, और भी थे भाई। तो लाल बाल पाल में आपका है ना बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और आपका लाला लाजपत राय, ये 3 हैं। इनको जरूर ध्यान रखेंगे, आए दिन क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पे था 1907 कांग्रेस के अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पूछी जाती है रास बिहारी घोष। कहाँ हुआ था? सूरत में। इसी में फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता आपने देख ही लिया, है ना। इसके अलावा ये जब दोनों फूट पड़े थे तो फिर से दोनों एक कहाँ पर हुए थे, तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में जो है दोनों फिर से एक हो गए थे। और दोनों को एक कराने में अहम योगदान कौन निभाई थी, तो एनी बेसेंट निभाई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो 1916 में गरम दल और नरम दल एक हो गए, तो इसमें अहम योगदान किसने निभाया, तो एनी बेसेंट ने निभाया। एनी बेसेंट के बारे में मैं बहुत कुछ बता रखा हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में, होम रूल लीग, आयरिश लेडी थी, कांग्रेस में प्रथम बार 1917 में महिला के द्वारा अध्यक्षता संभाली गई, वो भी एनी बेसेंट ही थी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में किस राज्य से लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश की सीमा पूर्व में आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड से लग जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 2 आप ऊपर देख रहे हैं। इस प्रकार से 8 स्टेट हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश से टच में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में नेपाल देश स्थित है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे है तो नेपाल ऐसे जाता है ना। इसके अलावा नेपाल जो है बिहार को पूरी तरीके से ढकता है ना। इनके अलावा कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कांचीपुरम आपको पल्लवों की राजधानी हुआ करता था। पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कांचीपुरम ऐसा गांव जहां पे आज भी संस्कृत की झलक देखने को मिलती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से चाइनीज यात्री कांचीपुरम की यात्रा की थी, तो आप कहते हो ह्वेन सांग जो था
ये कांचीपुरम की यात्रा भी किए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। ये चाइनीज यात्री थे। इनका मेन मोटो जो है पठन पाठन था और नालंदा में अध्ययन रत्न भी रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। कुमार गुप्त प्रथम जो है नालंदा के संस्थापक हैं। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फीफा 2026 का खेल कहाँ आयोजन होगा। अभी भी ये करेंट नया ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत लंबे गैप वाला है, आगामी पूछ रहा है। तो फीफा 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का अंदर होगा। जो बच्चे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन अपने मन से कुछ मैं बता रहा हूँ, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों को लेकर ही आया हूं दोस्तों। फीफा 2022 आपका कतर में हुआ था, जहां पे आपके विजेता थे अर्जेंटीना और उप विजेता थे आपका फ्रांस, है ना। इसके अलावा फीफा 26 यहाँ पे लिखा है कहाँ हुआ। फीफा बहुत सारे बीच में हो के गए, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट के फीफा हो के गए, तो आपको सभी को ध्यान रखना है। आपके करेंट सेक्शन से क्वेश्चन बन पाएंगे। सबसे पहले महिला फीफा आपने अभी देखा कि महिला फीफा अभी हुआ है, तो महिला फीफा कहाँ पर हुआ है, तो महिला फीफा आपका हुआ है भैया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से कराया गया। यहाँ पे विजेता जो रहा महिला फीफा का, ये कौन रहा, तो स्पेन रहा, और उप विजेता कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा। ठीक है, तो ये महिला फीफा की डाटा जरूर ध्यान रखें। एक आपने अंडर-20 फीफा भी कराया है 2023 के अंदर। ये आपका कहाँ पे हुआ है, अर्जेंटीना के अंदर हुआ है, और इसमें विजेता कौन रहा है, उरुग्वे रहा है, उरुग्वे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो एगो महिला वाला, एगो अंडर-20 वाला। मेन वाला तो 2022 में हुआ, मेन वाला 26 में कहाँ होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। इसके अलावा जो आपका फीफा वर्ल्ड कप, अच्छा यहाँ उस समय सिर्फ मैं इतना तक बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, लेकिन अब ये हो चुका है। इसके विजेता स्पेन बन चुके हैं, उप विजेता इंग्लैंड बन चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप अंडर-20 2023 इंडोनेशिया में उस समय होने वाला था, लेकिन मैं बाद में आपको बताया कि किसी कारणवश इंडोनेशिया में न होकर अंडर-20 वाला खेल जो है अर्जेंटीना में होगा, और अर्जेंटीना में ही हुआ, जहाँ पर विजेता कौन बना भैया, उरुग्वे बना। ठीक है भाई, तो ये उस समय के हिसाब से एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताया था, मॉडिफाइड कर दूंगा। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्थापना जो है 1904 में होती है। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था। देखिए एसएससी की एक बहुत अच्छी खूबी है, अपने जीके की पैटर्न में कभी ज़्यादा उछाल नहीं लाता है। पता नहीं बच्चे को क्यों भारी लगता है। अगर एक बार इसमें रम जाया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और मैं इसी पे काम करता हूँ, और यही चीज़ आपको फ़ायदा करता है कि बताए गए चीज़ एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मन से पढ़िए, आ जाएगी सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। जीके में जो है काफ़ी हद तक स्कोर किया जा सकता है भाई। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अनप्रडिक्टेबल सिलेबस है, तो इसमें नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट क्वेश्चन नहीं पूछता ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये एस्कार्बिक एसिड है। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो रखेंगे ही, वैसे कि छोड़ने के लिए भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि 25 के 25 ही बना लेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हो सकता है। विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें रोग को रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। साथ ही त्वचा संबंधित जो रोग होती है वो भी हो जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसके कमी से सबसे अधिक रोगों में होने वाली आँख की रोग है, जैसे आपका रतौंधी, मोतियाबिंद, जीरोप्थेल्मिया, ट्रोकोमा, ग्लूकोमा। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से और भी बीमारी होते हैं, लेकिन आज तक जो एग्जाम में आया एक ही बीमारी आया, उसका नाम है बेरी। सीधे पूछता है बेरी बीमारी किस विटामिन के कमी से होते हैं भाई, तो आपको बताना है B1 के कमी से। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक पाई जाती है। एकमात्र विटामिन जिसका शरीर में संश्लेषण संभव है। बाद बाकी विटामिन आप जो है इंटेक करते हैं बाहर से। विटामिन हम अपने शरीर को बाहर से देते हैं, इंटेक करते हैं, लेकिन विटामिन डी का जो है संश्लेषण शरीर में संभव है। सूरज की प्रकाश बहुधा स्रोत है, इसके कमी से जो है हड्डी संबंधित बीमारी होती है, ऑस्टोमलेशिया और भी रिकेट्स वगैरह, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। जनन क्षमता आप समझ रहे हैं। चलते हैं आगे।
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? देखिए, राष्ट्रपति को कोई सा भी एग्जाम एसएससी नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से गरिमा है उनके, तो उनको गरिमा को जरूर कैरी करता है। तो आर्टिकल 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर मैंने कल आपको पकानी कोका दियो दसम समझा दिया था, जिसमें कल या परसों अभी एग्जैक्ट याद नहीं भाई, है ना, कल ही किया था शायद। 52 से 61 जो आर्टिकल है इसके सूत्र हैं पकानी कोका दियो दसम, है ना। तो इसको मैंने आपको बता दिया था कि एक एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग होगा, और एक बार आपने याद कर लिया तो 11-12 आर्टिकल जो 8-9 आर्टिकल हो जाएंगे, 9-10 तो एक ही साथ याद हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का होना अनुच्छेद 52 बताता है। एक 53 बच गया तो पकानी, तो प से पद हो गया तो 52 में पद हो गया, का आएगा 53 में, तो 53 में हो जाता है कि कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। नी से होता है निर्वाचन, तो 54 में हो जाएगा निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो दल होते हैं, जो मंडल होते हैं, निर्वाचक मंडल, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो आप कहते हो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं का, जो भी विधानसभा होते हैं सभी स्टेट में, उनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्लस दिल्ली और पुदुचेरी जो आपका यूटी है, वहाँ के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है ये 61 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये 52 से 61 से बीच के हट के भी कुछ आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 123, ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और यहीं पर मैंने कहा था कि 2 को पहले लिख दोगे तो 213 हो जाएगा, और 213 के तहत गवर्नर राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 होता है, और गवर्नर का भी अपने पास क्षमादान का अधिकार है, तो 161 होता है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 143 के तहत प्राप्त होता है। तो ये कुछ राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, तीनों सेनाओं का प्रमुख, संसद का अभिनंग। मौर्य वंश के अंतिम शासक आपसे पूछा गया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा के जो है मौर्य वंश की स्थापना करे? तो आप कहते हो जी घनानंद को। घनानंद कौन था? नंद वंश के अंतिम शासक था, यानी नंद वंश के बाद मगध पे आया आपका मौर्य वंश। ठीक है भाई, धनानंद से जो मौर्य नंद वंश के प्रथम शासक थे महापद्म नंद, है ना, पद्म नंद जो था ये नंद वंश के प्रथम शासक। अंतिम शासक धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गद्दी पे आया वो आया आपका बिंदुसार, है ना, बिंदुसार के बाद आए अशोक, है ना, बिंदुसार के बाद अशोक, और इस तरीके से ये कड़ी चलते गए, और अंतिम जो ज्ञात शासक हुए ये हुए बृहदत्त। ठीक है, इसके अलावा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके प्रयास थे? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के प्रयास से ही जो है मौर्य वंश को बसा पाया था। महान शासक अशोक का अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी है। ये मैं बहुत दिन से आपको बता रहा हूँ, और कई एग्जाम में चुपके से आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसके अलावा कलिंग युद्ध भी अशोक से संबंधित है। सांची का स्तूप, धमे के स्तूप भी अशोक से संबंधित है। अशोक से उपगुप्त से दीक्षा लेना भी संबंधित है। अशोक से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी संबंधित है। ये सब अशोक से संबंधित है, जरूर याद रखिएगा, है ना। मैंने ये भी बताया है सांची का स्तूप अशोक से जुड़ा हुआ है कि बनवाने का श्रेय है, लेकिन खोजने का श्रेय रहेगा तो 1818 में हेनरी टेलर को देंगे। किसे देंगे? हेनरी टेलर के द्वारा जो है आपका खोजा गया था क्या? सांची का स्तूप। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये सांची जो है ना, सांची सिटी जो मध्य प्रदेश का है, ये आपका इंडिया का पहला सोलर शहर बना है, यानी सौर ऊर्जा से संचालित शहर, और सौर ऊर्जा से संचालित गांव तो गुजरात के मोढेरा थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है पूछा गया? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? जो है आपका योगी आदित्यनाथ साहब। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अभी आपने सीमा देखा, मतलब पिछले बार ऐसा होता था कि हर शिफ्ट में किसी एक राज्य से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता था, आप आगे के प्रश्नों में पाएंगे। बस्तर का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछता है, तो बस्तर का युद्ध 1910 ईस्वी में हुआ था। बस्तर का युद्ध से बस्तर दशहरा याद रख लीजिएगा, ये आपके छत्तीसगढ़ में होती है ना। बस्तर छत्तीसगढ़ में एक इलाका का नाम है, नक्सलाइट टाइप का है थोड़ा, है ना। आपने हमारी अधूरी कहानी पिक्चर में इस इलाके को जरूर देखे होंगे, है ना। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। युद्ध की बात करें तो बहुत सारे युद्ध हैं। बक्सर का एक युद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध काफ़ी पूछा जाता है आपका।
बक्सर का युद्ध आपसे पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध होता है आपका प्लासी का 1757 और बक्सर का 1764। बक्सर का युद्ध से एक क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं कि अंग्रेज के तरफ से जो है किसने भाग लिया था, तो आप कहते हो हेक्टर मुनरो। और आपका जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें लिया था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज के तरफ से भाग। ठीक है, इसके अलावा तराइन की प्रथम, तराइन की द्वितीय, पानीपत की 3 गो लड़ाई, है ना, ये सब याद रखेंगे। तालीकोटा का लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, इसके अलावा जो आपका बिलग्राम का युद्ध, इसके अलावा कन्नौज का युद्ध, इसके अलावा ये इतने युद्ध जरूर याद रखें जितना मैंने कहा। पानीपत की 3 लड़ाई सो सिंपल, 1526, 56 और आपका 1761, 1192, 93, तराइन की 2 गो लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध 1565, इसके अलावा बक्सर का दोनों और प्लासी का बता ही दिया, है ना। चलते हैं आगे, ये युद्ध का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 24 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय से गठन से आर्टिकल कौन सा है? 114। अगर इस आर्टिकल में भी आप पहले 2 को लिख दोगे ना तो फिर ये हाई कोर्ट का प्रावधान करता है राज्य के लिए, आर्टिकल 214। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश भी सेम है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसमें 2 पहले लिख दोगे तो गवर्नर का अध्यादेश का जो है आर्टिकल आ जाता है। उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जो 2 है उनको पहले लिख दोगे तो हाई कोर्ट का अध्यादेश आर्टिकल आ जाता है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और 16वें क्रमांक के इनके पिताजी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इससे पहले UU ललित हुआ करते थे, 49वें आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और पहला हीरा लाल जस्टिस हीरा लाल कन्या जो है ये पहला चीफ न्यायाधीश हुआ था, है ना, मुख्य न्यायाधीश हमारे इंडिया में। इसके अलावा इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। इंद्र का पर्यायवाची मेघराज, सुरेंद्र, देवेंद्र, ये सब इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि हिंदी भी इसमें आता था। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था? तो 14 प्रमुख बैंकों का कब होता है? 19 जुलाई 1969 को। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है और इन 1969 में बहुत सारे और चीज़ होते हैं जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ, इसरो वगैरह की भी स्थापना हो जाती है। दूसरी बार बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 1980 में करा गया था। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक शेष बचे हैं क्योंकि अधिकांश बैंकों का जो है विलय हो गया है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पे करा गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि किस आयोग पे हुआ था, तो आप कहोगे जी हिल्टन यंग आयोग पे हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसके अलावा राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1949 ईस्वी के अंदर। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरी सबसे बड़ी बैंक PNB है, इसे ध्यान रखें। एक आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, तो जो भी प्राइवेट बैंक आपको समझ में आए, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ये सभी के सभी जो है, सारस्वत बैंक हो गया, शारदा विलास बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, इसके अलावा RBL बैंक हो गया, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्राइवेट बैंक है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नहीं आएंगे। दूध से पनीर बनने की प्रोसेस आपसे पूछा गया था, रैपिंग प्रोसेस से होता है। इसी से अभी आपने लेटेराइट मिट्टी का आपसे MTS में पूछा था, लेटेराइट मिट्टी बनने का प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस भी थोड़ा सा मेंशन करते हैं SSC के एग्जाम में। तो ये लीचिंग प्रोसेस से होती है, निक्षालन प्रोसेस से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया था। और क्षरण प्रोसेस से जो है आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है, क्षरण प्रोसेस से। क्षरण समझ रहे हैं ना, क्षरण, है ना, जो चट्टान वगैरह की क्षरण होती है। और ये जो आपका लीचिंग होता है ना, तो ये आपका जो है ज़्यादा वर्षा होने से भी होती है। इसके अलावा पनीर की क्या है, तो जेल का उदाहरण है। इसके अलावा महात्मा गांधी की माता का नाम पूछा गया था, तो पुतलीबाई होता है। कस्तूरबा गांधी जानते ही हैं, पुतलीबाई उनकी माता कस्तूरबा गांधी पत्नी थी और महात्मा गांधी जी के 4 गो लड़का था। महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। 9 जन को हम अब प्रवासी भारतीय
दिवस मनाते हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह जो है बाइनियल है, 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। 2023 में इंदौर में किए हैं, अब 2025 में करेंगे। 1917 चंपारण सत्याग्रह से पहला स्टेप लिए थे। भारत में लौटने के बाद पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में ही खेरा सत्याग्रह, 1931 में गांधी अरविंद समझौता, 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ये सब जो है गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ ईस्वी है, इसे जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगा। इसके अलावा नेफ्ट में ई का मतलब क्या होता है आपसे पूछा गया है। नेफ्ट समझ रहे हैं ना, पैसा ट्रांसफर करने का मोड है। इसमें जो है नेफ्ट का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है यहाँ पे। एक आरटीजीएस भी होता था पहले, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आरटीजीएस, नेफ्ट, ईसीएस भी होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट, फिर से रिपीट किया गया। विटामिन ए का मैं बता ही दिया, विटामिन वाला चैप्टर, तो चलते हैं आगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था, यानी जो रासायनिक तत्व हैं उनके रासायनिक नाम और उनके सूत्र जरूर याद रखें। तो जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और जो खाने वाला सोडा होता है इसे हम सिर्फ सोडियम बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने वाले सोडा को। धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, 10H2O, ये होता है आपका क्या, धोने वाला सोडा। एक कास्टिक सोडा होता है जिसे हम NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एक आपका जो है NaCl तो काफ़ी कॉमन है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट का याद रखना है, CaCO3, मेटामॉर्फिक चट्टान संगमरमर का सूत्र है। एक आपका CaOCl2 का हॉल ट्वाइस, विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखना है। ये सब कुछ एक सूत्र है जो जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में काम आएंगे। किसान विभाग पत्र की शुरुआत किसने की थी, क्वेश्चन आया था। इंडियन पोस्टल, ये आपका इंडियन पोस्टल, ये आपका किसान विभाग ना, तो 1988 होगा यार, है ना। यहाँ पे कुछ मिस है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है ना, तो थोड़ा सा देखेंगे इसका। किसान विभाग पत्र की शुरुआत किसने किया था, इंडियन पोस्टल के द्वारा किया गया था, तो ये फिर क्यों है ना, 188 क्या है भाई। चलो, ADB में D का पूर्ण रूप क्या है आपसे पूछा गया था। ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें डेवलपमेंट आ जाता है D का वैल्यू। और ये 1966 में स्थापना हुआ था और इनके मुख्यालय मनीला के अंदर है, मनीला फिलीपींस के अंदर है ना। यही मनीला के अंदर इंटरनेशनल जो राइस वाला है ना, चावल अनुसंधान, ये आपके मनीला में ही है। और देश वाला जो है कटक में है, भारतीय चावल संस्थान कटक में। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसके अलावा किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह। मैंने ग्रहों के जो है एक पूरा फुल फ्लेज में चैप्टर तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस सेट के दौरान ही ग्रहों को एक अच्छे वे में समझा दिया हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा, चाहे ग्रह से कैसा भी प्रश्न पूछेगा ब्रह्मांड से, ठीक है भाई। सबसे पहले चलो, जो बच्चे नए हैं, चूँकि मैं इसी सोच के ये वीडियो ही लाया हूँ कि कुछ बच्चे इसी बार से SSC की तैयारी करेंगे, तो उनको पता चलना चाहिए। देखिए, ये सूर्य है, यहाँ पे सबसे छोटा होता है जी आपका बुध, है ना। इसके बाद होता है हमारा शुक्र, जो इस ग्रह को यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ ये मान लो यह 2 नंबर पे है। 3 नंबर पे हमारा अर्थ होता है, 4 नंबर पे मार्स होता है यानी मंगल, 5 नंबर पे जुपिटर होता है, सैटर्न होता है ना। इसके अलावा जो है आपका अरुण होता है, और इसके अलावा आपने वरुण लिख दिया, है ना, अरुण वरुण, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंग्रेजी ऐसा है कि थोड़ा सा न्यू कॉमन रहेगा तो भूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सबसे छोटा ग्रह है ना, ये सबसे अपने पेरेंट्स के पास रहता है, सूर्य के पास। 2 नंबर पे शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन होती है। 3 नंबर पे पृथ्वी याद रखना है। फिर दिन का क्रम पढ़ देना है, तो रविवार तो ग्रह नहीं होता है, सोमवार भी नहीं होता है, मंगल होता है तो मंगल आ गया। बुध होना चाहिए, लेकिन बुध पहले ही आके बैठ चुका है तो बुध नहीं, बुध के बाद बृहस्पति आ गया। फिर शुक्र होना चाहिए, शुक्र भी पहले आके जगह छेक लिया है तो शनि हो गया। अब फिर अरुण वरुण। तो ग्रहों का जो है सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार क्रम इस प्रकार से याद रखेंगे। और जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाती है ग्रह वाली बात से। देखिए, काफ़ी कुछ क्लियर कैसे होता है, जो सूर्य के नज़दीक 4 गो ग्रह है, इसे हम कहते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह। आंतरिक मतलब अंदर होता है, अंदर वाला ग्रह।
ठीक है, या फिर पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और जो दूर के 4 गो ग्रह बच गया ये वाला, इसे हम कहते हैं जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह। अब इसी में से थोड़ा सा जो शुक्र ग्रह है, इसे पृथ्वी के बहन के साथ साथ सबसे चमकीला भोर का तारा, सांझ का तारा और पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो 4 और नाम है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के साथ, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और पीला ग्रह। ये हो गया आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह हम कहते हैं पृथ्वी को, लाल ग्रह कहते हैं हमने मंगल को, हरा ग्रह हमने कहना है यूरेनस को, ठीक है, अरुण को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये कलर के हिसाब से। ग्रहों में सबसे तीव्र चक्कर जो सूर्य का लगा पाता है ये बुध है, मात्र 88 दिन में लगा पाता है। लेकिन ध्यान देने बात योग्य ये बात है कि मैंने आपको बताया था कि अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर जो है ना बृहस्पति लगाता है अपने एक्सिस पे, लेकिन सूर्य का सबसे चक्कर सबसे पहले कौन लगाएगा? जो जितने नज़दीक होगा। मैंने आपको बताया था कि आपके घर से स्कूल 1 किलोमीटर, मेरे घर से 2 किलोमीटर, तो कौन पहले पहुंचेगा? अगर चाल लगभग समान हो तो आप पहले पहुंचोगे, स्वाभाविक सी बात है। तो बुध पहले चक्कर लगा लेता है शुक्र का, सूर्य का। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट, और हर्ष चरित्र के लेखक तो बाणभट्ट है जो हर्ष के ऊपर लिखा गया है। और हर्ष खुद एक किताब लिखा है 3 गो, है ना। नागानंद लिखा है एगो, और एगो रत्नावली लिखा है, और एगो प्रियदर्शिका लिखा है। ये तीनों किताब हर्ष के द्वारा खुदे लिखा गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के काल में ही हेनसांग भारत आया था, ध्यान रखेंगे। हॉलीडे नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पश्चिम बंगाल में है। हॉलीडे नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में और भी आएंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुंदरबन नेशनल पार्क कहिए, सुंदरबन डेल्टा कहिए। ये जो है ये सबसे बड़ा जो है मैनग्रोव है इंडिया का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सी रखती है पश्चिम बंगाल के लिहाज से। बाद बाकी पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये काफ़ी बार एसएससी पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। आपसे एसएससी एक पूछता है क्वेश्चन कि आज़ादी के पूर्व सुप्रीम कोर्ट का गठन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है जी कोलकाता के अंदर ही आज़ादी के पूर्व सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। इसके अलावा बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आ जाता है, 1905 में हुआ था। कर्जन के द्वारा 2 भागों में बांट दिए गए थे। हालांकि इसे निरस्त किया गया 1911 के द्वारा हार्डिंग के समय में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 50 एक्टरों की सूची में भारत का एकमात्र एक्टर कौन है, ऐसा क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय शाहरुख खान को जगह दिया गया था। अभी इससे मिलता जुलता जो प्रश्न है जो मैंने आपको करा दिया है अपने प्रैक्टिस सेट में, ये क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सर्वशक्तिशाली महिलाओं में कितने भारतीय महिला को स्थान दिया गया, तो 6 गो। इसमें एक निर्मला सीतारमण भी है। और विश्व के सबसे अमीर महिलाओं उद्योगपति में जो मतलब कार्यकारी महिला हैं, अमीर हैं, ऐसे महिला में 4 भारतीय महिला को जगह दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, वह देश कौन सा है? भाई महादेश तो ये एशिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। महादेश में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, आप सभी जानते हैं। दिगंबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है पूछा गया था, तो जैन धर्म से। जैन धर्म में 2 समुदाय में बटे थे, श्वेतंबर और दिगंबर। दिगंबर जो है नग्न रहते थे, श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म से बुद्ध धर्म से भी 2 समुदाय बटे हैं, हीनयान और महायान, है ना। और जैन धर्म से श्वेतंबर और दिगंबर। इसके अलावा जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख त्योहार है ये है जी आपका पर्युषण त्योहार, है ना। पर्युषण त्योहार अभी पूछा भी गया था। ये जैन धर्म का त्योहार होता है। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को बोलते हैं, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोला जाता है। कोयला म्यूजियम कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है, तो ये असम के अंदर स्थित है कोयला म्यूजियम। असम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है आप असम से क्वेश्चन पाते हैं, आप बहुत सारे संबंध में पाते हैं। सबसे पहले तो त्यौहार में बिहू काफ़ी बार आप अटेंड किए होंगे एग्जाम में, और करेंगे आने वाले समय में। बिहू हो जाएगा माजुली
फिल्म माजुली फिल्म नहीं, सिर्फ फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल, ये भी असम के अंदर है। चूँकि माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, दुनिया में इकलौता सबसे बड़ा द्वीप जो नदी पर स्थित है, ये आपका माजुली है। इसी के नाम पे माजुली फेस्टिवल असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा असम के अंदर खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ, बगुरम्बा, नट पूजा, अम्बुबाची मेला, ये सभी के सभी असम के अंदर जो है आपका करा जाता है। त्योहार मेला बात हो गया। इसके अलावा असम के अंदर जो है नमेरी, ये आपका नेशनल पार्क, डिब्रू सोखबा, ओरंग, पावितोरा, मानस, काजीरंगा, ये सभी के सभी असम के अंदर है। तो असम से इतना क्वेश्चन जरूर याद रखें, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। इसके अलावा असम को पहले कामरूप कहते थे, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर भारत की पहला एम्स की जो बात की गई है, ये असम में ही की गई है। भगत सिंह के साथ किसने बम फेंका था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बटुकेश्वर दत्त थे उस समय भगत सिंह साहब के साथ अवेलेबल उस बम वाले कांड में। और बम वाली कांड कब होती है? 8 अप्रैल को होती है। 8 अप्रैल 1929 का दिन था जब बम फेंके गए थे। बम फेंकने का जो है मंशा भी अभी आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान अटेंशन करना था सबका। इसके अलावा भगत सिंह साहब से बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भगत सिंह साहब से 2-3 सभा जरूर याद रखिएगा। एक तो नौजवान सभा जो भगत सिंह प्योरली गठन किए थे 1926 ईस्वी के अंदर। एक हसरा का भी जो नामाकरण है भगत सिंह ने ही किया था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को स्टार लगा के बताया है आपको कि जब भी पूछे कि हसरा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके नामाकरण का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो चंद्रशेखर आजाद, लेकिन किया कौन? तो भगत सिंह। तो कुलवे हैं थोड़ा। इसके अलावा जो भगत सिंह साहब हैं, इनके सभी प्रमुख पुस्तकों में एक पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसके अलावा भगत सिंह का जहाँ जन्म हुआ था ये गांव भी पूछा जाता है, बंगा पंजाब में है। ये सब ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई चीन में है। और ब्रिक्स का जो आपका देश है, इसमें कौन कौन है? BRICS, ब्रिक्स। ये आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का अपना एक अलग बैंक है जिसे NDB कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट या ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। इसकी मुख्यालय भी संघाई में है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, ये ब्राज़ील के राजनेता डिल्मा राउसेफ है। कौन है? डिल्मा राउसेफ। और ये जो है आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है, चूँकि डिल्मा राउसेफ पहले से इतने पॉपुलर हैं, जो ब्राज़ील की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, है ना। और NDB में अध्यक्ष बनी है और करेंट में बनी है। ब्रिक्स अपने आप में अहम योगदान मतलब मायने रखता है एग्जाम में आने के लिए। और ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ है। जब आप चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहे थे तो मोदी साहब वहीं पे जो है मेहमान नवाजी कर रहे थे और वहीं से एक कॉल किए थे किन्हें? सोमनाथ साहब को, जो आपने वीडियो देखा ही होगा। इसके अलावा फीफा के टॉप देश कौन सा है रैंकिंग में, ऐसा पूछा गया था। तो अर्जेंटीना, बहुधा टाइम अर्जेंटीना ही फीफा के रैंकिंग में पहले स्थान पे रहते हैं, इसमें नो डाउट। इसके अलावा गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछा गया था, शुद्धोधन जो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम हुआ करता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बारानगर शहर किस राज्य में स्थित है। देखिए बारानगर हो गया गुजरात में। एक शहर आपसे पूछता है दायमाबाद कहाँ है, तो दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न आपसे इसी फॉर्म में पूछता है नागांव कहाँ है, नागांव या नया गांव, तो ये भी आपके महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न आपसे पूछता है कि ये मांडा कहाँ है, तो मांडा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ये क्या है? ये सब जो है मतलब महत्वपूर्ण स्थल है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में किसे दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया 2022 वाला। और जो हिंदी में है ये बद्री नारायण को दिया गया था, बद्री नारायण को दिया गया था, ठीक है। तुमरी के शब्द बद्री नारायण इनके द्वारा लिखा गया है। अनुराधा राय के द्वारा लिखा गया था कि ऑल लाइव्स यू नेवर लीव्स, मतलब सभी प्रकार की ज़िंदगी हम नहीं जी सकते, ऐसा कुछ को जो है किताब का नाम था अनुराधा राय का। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। इस बार मिला है, एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, ये तो साहित्य अकादमी है, एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी होता है जो आपका शास्त्रीय नृत्य या फिर वाद्य यंत्र वगैरह में दिया जाता है, संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी में कितने रकम दी जाती है? तो 1 लाख रुपया आंसर है। इसी GD के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 लाख रुपया मिलता है संगीत नाटक अकादमी में। उसके बाद ताम्रपत्र मिलता है 1 लाख के साथ, ताम्रपत्र जिस पे नाम वगैरह अंकन होंगे। इसके अलावा एक जो है
वस्त्रम, अंग वस्त्रम मिलता है, जो एक तरह का पोशाक होता है, तो ये मिलता है। इसके अलावा एक संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड होते हैं, उसमें 3 लाख रुपया कैश मिलते हैं, बाद बाकी ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम मिलते हैं। तो ये दोनों कैडर की जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया था, तो दाब का एसआई मात्रक, ये मैं झलक दिखा रहा हूँ दोस्तों कि क्या क्या क्वेश्चन आपके जीडी पूछते हैं, ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब जो ये पास्कल है, इसके सिद्धांत से कई सारे चीज़ काम करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं, ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ का मात्रक हैं, बल का मात्रक भी आपसे पूछते हैं, तो न्यूटन होता है ना। इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक आपसे काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा को किस में मापते हैं, और पवन का वेग किस में मापते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अमीटर से विद्युत धारा है ना, और एनीमोमीटर से पवन का वेग। देखिए एनीमोमीटर से जो है पवन का वेग, एनीमो शब्द पवन से जुड़ा हुआ रूट वर्ड है। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक आपसे पूछा है, मैंने अकबरनामा, बाबरनामा, जफरनामा, शाहनामा, शाहजहांनामा, जंगलनामा, हुमायूंनामा सब बता दिया है। फिर से रिवीजन करते हैं। अकबरनामा अबुल फजल लिखा है, बाबरनामा बाबर ही लिखे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ जो बच्चे नए हैं। बाबरनामा बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, है ना। शाहजहांनामा इनायत खान के द्वारा। एक 24 तारीख के जो PDF है उसमें गलती हो गया है, इनायत खान सही लिखा है, लेकिन शाहजहांनामा के जगह पे जो है आप जानते हैं कि मौखिक मैक के द्वारा जो है टाइप में गलती हो गया, वहाँ शाहनामा लिखा गया है। तो शाहनामा के लेखक भी अलग है। शाहनामा भी एक किताब है जिनके लेखक फिरदौसी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है सुधार लीजिएगा। वैसे जो बच्चे पहले भी कई बार पढ़ा रखे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक जंगलनामा है, जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। तो ये कुछ नामा वाला पुस्तक है जिसे ज़रूर याद रखें। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो अमिताभ घोष हैं और जो दलाई लामा हैं, जो अमिताभ साहब हैं और एक आपका दलाई लामा है, इन दोनों के पुस्तक के पकड़ने का क्लू बता दिया हूँ मैं आपके एग्जाम में। अमिताभ घोष के जो भी पुस्तक रहते हैं इनमें नेचर से जुड़ा हुआ वर्ड जरूर रहता है। जैसे आपके इसके मैक्सिमम बुक का नाम ले लीजिए, द लिविंग माउंटेन, तो माउंटेन क्या है, नेचुरल साइट है ना। द रिवर ऑफ ए स्मोक, रिवर क्या है, नेचुरल थिंग है ना। इसके अलावा अभी आपने जंगलनामा, जंगल क्या होती है, नेचुरल चीज़ है। तो इसमें देख लीजिए अमिताभ घोष साहब की पुस्तक में नेचुरल का जो है, नेचर का जिक्र रहता है जनरली। और दलाई लामा साहब के पुस्तक में जो हंसी होती है, जो खुशी होती है, जो जॉय होती है, हैप्पीनेस होती है ना, ये चीज़ का वर्णन जरूर रहता है दलाई लामा की किताब में। इसके अलावा पूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर पूछा है, तो सुनील छेत्री को उस समय बनाया गया था। पूमा देखें जूता चप्पल बैग वगैरह बनाता है, जूता चप्पल नहीं हो, बेल्ट और जूता, हाँ जूता ही बनाता है भाई, सही बात, जूता ही बनाता है। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश, अब पहला तटरेखा वाला राज्य सबसे लंबा तो गुजरात। टोटल तटरेखा की लंबाई तो 16.6 किलोमीटर। इसके अलावा सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य तो गोवा। तटीय राज्य कितने, तो 9 कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश हो ही गया, तो एगो और कोई छूट रहा है ना। तो ये 9 हैं आपके, है ना, तटीय राज्य, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह कब और किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह। होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट और तिलक। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 अड्यार में, इसमें लाने का श्रेय जो है किसे, एनी बेसेंट को। थियोसोफिकल सोसाइटी ओरिजिनल वाला 1875 अमेरिका में मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय सभा 1815 में, प्रार्थना समाज 1867 में, आर्य समाज 1875 में, सत्यशोधक समाज 1873 में। ये कुछ एक ईस्वी हैं आपकी सोसाइटी समाज से। रामकृष्ण मिशन 1897 में, तो ये ध्यान जरूर देंगे।
इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बता ही दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल से और भी है आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी है, इन्हीं की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो है मूर्तिकार जरूर याद रखें, राम सुतार साहब हैं। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया, और केवड़िया का नाम बदल के अब एकता नगर। तो इन्हीं के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को, तो ये ध्यान रखेंगे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है भाई, तो उड़ीसा में है। चिल्का झील को सर्वप्रथम रामसर साइट में जो है जगह दिया गया था 1983 के दरमियान, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और भारत में सबसे बड़ी झील कहेगा तो वेम्बनाड झील वर्तमान में ये कहाँ पे है, केरल के अंदर स्थित है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो बुलर झील JNK में है, और बुलर झील जो है JNK में ये प्लेट टेक्टोनिक से बनी हुई झील है। इसके अलावा जो लोकटक झील है ये मणिपुर में है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। और पुलिकट झील भी है तमिलनाडु में। इसके अलावा नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस प्रकार से नाबार्ड की स्थापना 1982 में होता है 12 जुलाई को। इसके अलावा शिवरामन समिति की अनुशंसा पे होती है। नाबार्ड जो है वर्तमान में ई शक्ति योजना लॉन्च किया है, जो आपके स्वयं सहायता समूह के डिजिटलाइजेशन से है, पारदर्शिता लाने से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं KG साजी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। KG साजी चिंताला साहब का जगह लिया था। इसके अलावा कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य तो ये कर्नाटक है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को पूछा गया, अच्छा कॉफ़ी वर्षा भी होता है कर्नाटक के अंदर, है ना, कॉफ़ी वर्षा भी होता है, कॉफ़ी वर्षा, आम्र वर्षा, ये कर्नाटक केरला साइड में होती है दोनों। प्रे मानसून वर्षा है जो फसलों को अच्छा स्थिति में लाता है, और एक आपका जो है बंगाल में भी आता है बैसाखी, जो दुखदाई वाला है। इसके अलावा हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं, वहीं हड्डी से पेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। हड्डी की बनावट अधिक जो है किस चीज़ से बनते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस यानी ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं हमारे हड्डियाँ। हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, हड्डी वाला अध्ययन। इसके अलावा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये प्रश्न एक बार आया, तो ये 1929 में हुआ था। अधिवेशन मैंने बता ही दिया, पहला 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बई के अंदर, दूसरा आपका 1886 में जो दूसरा हुआ इसकी अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी ने किया, तीसरा आपका 1887 में हुआ, इसकी अध्यक्षता आपका बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। इसके अलावा 1888 में अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके अलावा 1896 सबसे इम्पोर्टेंट है, वंदे मातरम गाए गए, रहमतुल्लाह सयानी ने किए। फिर 1906 स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी ने किया। 1907 सूरत में गरम दल और नरम दल अलग हो गए, रास बिहारी घोष ने किए। 1916 लखनऊ में हुए, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे गरम दल और नरम दल एक हो के मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस भी एक हो गया। 1917 कोलकाता एनी बेसेंट पहली बार महिला अध्यक्षता संभाली। 1924 बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी अध्यक्षता संभाले। 1925 सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता संभाली। 1929 पूर्ण स्वराज की हमने मांग करी। 1938 कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के तौर पे चुना गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब बैठक है जिसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह का उदाहरण अभी बताए, 4 गो ग्रह जो होता है सूर्य से दूर के 4 गो ग्रह उसे बाह्य ग्रह या जोवियन कहते हैं, नजदीक के 4 को आंतरिक कहते हैं। चलते हैं आगे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल उस समय धूम मचाया था क्योंकि आप जानते हैं कि जो है कुछ ही दिन पहले ही जो जगदीप धनखड़ साहब हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर सिलेक्ट हुए, और जहाँ उपराष्ट्रपति के तौर पर सिलेक्ट होने के बाद पश्चिम बंगाल में जो है राज्यपाल के तौर पर इससे पहले काम कर रहे थे, तो वहाँ पद वैकेंट हुआ और नवनिर्वाचित राज्यपाल थे उस समय CB आनंद बोस साहब। तो इनको बहुत बार पूछा गया, तो आपको जो GD की एग्जाम होती है उसमें राज्यपाल भी एक क्वेश्चन रहते हैं टॉप में, है ना। कृष्णदेव राय के राज कवि कौन थे, तो तेनाली रामन। कृष्णदेव राय के 8 महान कवियों को क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। इसके अलावा शिवाजी के 8 को जो विद्वान होता था उसे क्या कहा जाता था, तो अष्ट प्रधान। इसे भी अष्ट लिखा है लेकिन प्रधान कहा जाता था, और इसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुब वंश के शासन थे। किस वंश के शासक थे भाई, तुलुब वंश के शासक थे, तुलुबा।
है ना। विजयनगर साम्राज्य पे 4 गो वंश शासन किया था, संगम, तुलुवा, सुलुवा और विदु। तो ये 4 गो वंश है। इसके अलावा कृष्णदेव राय का जो शासन है 1509 से 1529 तक रहा था और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा में से एक हुए। इन्होंने आनमुक्त मल्याद नामक जो है आपका पुस्तक लिखे, साथ ही विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाए कृष्णदेव राय। नागलपुरम नामक जो है एक नगरम बस्ती की बसाए थे, अपने मम्मी के याद में बसाए थे। नगम्बा देवी इनके माता का नाम था, इनके नाम पे नागलपुरम एक जगह जो है बसाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। इसके अलावा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, शशि, हिमांशु, ये सब चंद्रमा का हो जाता है। रवि, दिनकर, दिवाकर, दीनानाथ, ये सब आपका सूरज का हो जाएगा। 2001 ईस्वी में कला के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? सुरेश अवस्थी को। उस समय का ये क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी 1952 से दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए 28 आदमी को दिया गया था। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ पूछा गया था? तो अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। इसके अलावा ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके पीछे जो जड़ है जहां से आग भड़की थी और ये अंततः इस मुकाम पे लाके हमें खड़ा किया, ये क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में जो गिरफ्तार हुए हमारे नेता, उन्हीं पे विचार विमर्श करने के लिए हम एकत्रित हुए थे जालियांवाला बाग में। और उस दिन सिख धर्म के महान पर्व भी था, है ना। तो इस सब का मौका उठाते हुए जो है चेम्सफोर्ड गोली चलवा दिया था। इसके अलावा चेम्सफोर्ड को बाद में लंदन में जाके जो है मारे। इसके अलावा उधम सिंह। इसके अलावा बहादुर शब्द का विपरार्थक पूछा था, कायर, भीरू, डरपोक, ये सब बहादुर का उल्टा होता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। और इस बुद्ध चरित को हम बुद्धों का रामायण कहते हैं, है ना, बुद्धों का रामायण कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका एक जैन धर्म से भी इसी प्रकार का किताब है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। कौन है? भद्रबाहु, ठीक है। भद्र पुरुष, जेंटलमैन, जिसमें जेंटल हो भी और बाहु, जेंटल बाहु हो से भद्रबाहु। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष बता दिए। नागार्जुन रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। इसके अलावा भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, यानी जीएसटी आपसे पूछा गया था, तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी संबंधित आर्टिकल 279 है। जीएसटी परिषद में टोटल मैंने बताया था कितने सदस्य होंगे, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि जीएसटी परिषद में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन 101वां है। सबसे पहले भारत में जीएसटी असम में आया। जीएसटी का प्रकार अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं। इसके अलावा घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ पूछा गया था, तो निश्चिंत हो जाना, है ना। हाँ, निश्चिंत हो जाना, जो होगा होगा। इसके अलावा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है? इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो चूफाट, याक, खुकरी, ये सब सिक्किम के नृत्यों में से हैं। लोसांग त्योहार, एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, ये सिक्किम के अन्य त्योहारों में आएंगे। तो लोसांग त्योहार भी होता है, लोसांग त्योहार सिक्किम का है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नौखाई त्योहार भी आपके एग्जाम में आया था। नौखाई फसलों से संबंधित त्योहार है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा में एक और महोत्सव होता है, नवकलेश्वर महोत्सव, है ना। नवकलेश्वर महोत्सव ये भी पूछा जाता है आपके उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा में एक नृत्य काफ़ी पूछे जाते हैं, गोटीपुआ। इसके अलावा ओडिसी डांस, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये उड़ीसा का होगा। इसके अलावा उड़ीसा में आप जाएंगे तो गहिरमाथा देखेंगे, नंदनकानन देखेंगे, कोणार्क का मंदिर देखेंगे, लिंगराज मंदिर देखेंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे, गोल्डन सतकोसिया टाइगर रिजर्व देखेंगे, सिमलीपाल अभयारण्य देखेंगे। ये सब कहाँ देखेंगे भैया? भगवान जगन्नाथ मंदिर देखेंगे, ये सब वहीं देखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हम उड़ीसा में थे, उड़ीसा का बता दिए। इसी प्रकार से बतुकम्मा, बोनालू तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है। मेद्राम जात्रा भी रख लीजिएगा। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश की प्रमुख त्यौहार है। ओरछा महोत्सव, मांडू महोत्सव, राय नृत्य, मटकी नृत्य, है ना, ये सब मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। हेमिस महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर को अब हटा दीजिएगा। हेमिस में जो है और स्पुतनिक गस्तर में, ये दोनों में लद्दाख अगर ऑप्शन है तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सब दिन बताते आए हैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब। यहाँ जो लिखा है मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं भाई इस चीज़ को। 42वां जो है 1976 में आता है, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। लेकिन अभी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज? 11वीं। तो 11वां कब आया? 2002 में आया। ये अमेंडमेंट कौन सा था? तो 86वां अमेंडमेंट। इसके लिए जो आपका समिति था वो कौन सा था? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसके अलावा इसमें 42वें संविधान
संशोधन 76 के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। इसके अलावा लंगोटी में फाग खेलना मुहावरा का अर्थ है परेशानी में भी मौज मनाना। लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है जब कुछ है ही नहीं तो किस बात की चिंता करना, तो कोई भी परेशानी हो मौज बनाते रहो। गुलाब और सपेरा का नृत्य किसे कहते हैं? कलबेलिया नृत्य को गुलाब और सपेरा का नृत्य कहा जाता है। ये राजस्थान का है। इसके अलावा जो न मरे उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। और जो न जन्म लिया हो अजन्मा कहते हैं। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा कहते हैं। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है ना? किस देश से नहीं भैया, किस खेल से संबंधित है? अच्छा, किस देश से संबंधित है पूछा गया था, तो भारत से, शतरंज से। ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं कौन? विश्वनाथ आनंद। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद साहब का किताब जरूर याद रखें, मैंड मास्टर इनके किताब का नाम है, मैंड मास्टर। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद साहब को ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? अभी बात हो गई। जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द है अजर। अजर अमर बोलते हैं ना, अजर मतलब जो कभी बूढ़ा न हो, अमर मतलब जो कभी मरे नहीं। पश्चिम बंगाल के फिर से राज्यपाल पूछे गए थे उस समय, मैंने आपको बताया था कि धूम मचाया था। इसके अलावा घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया था, घोटकर, तुरंग, अश्व, ये सब घोड़ा का हो जाता है पर्यायवाची। नदी का समानार्थी तरेनी, सरिता, तटनी, ये सब नदी का समानार्थी है। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पूछा गया था। तो वेस्ट इंडीज में। कौन जीता था? तो इंडिया। उपविजेता कौन रहा था? इंग्लैंड, है ना। कौन थे इंडिया का कप्तान? यशधुल। कौन थे? यशधुल, है ना। और इंडिया का ये कैमा टाइटल था? तो 5वां टाइटल था, जो आगे चलकर ये मेरी एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछा गया था कि इंडिया जो है अंडर 90 ICC जीतने के बाद कौन सा टाइटल जीता था? तो 5वां जीता था। इसके अलावा यहीं पर ही ICC, ये तो अंडर T20 वाला है, T20 नहीं, यहाँ काट दीजिएगा T20, ठीक है। अंडर 90 वर्ल्ड कप खाली रखिएगा, ठीक है, अंडर 90 वर्ल्ड कप। अब ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप भी होती है महिला वाला, है ना। ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप महिला वाला 2023 के, इसके विजेता भी भारत है, उप विजेता इसमें भी इंग्लैंड ही है। और लेकिन ये हुआ है आपका साउथ अफ्रीका में, ये पहला एडिशन था, पहला ही भारत जीता। इसके अलावा सामा चकेबा नृत्य आपसे पूछा गया था, ये बिहार का है। सामा चकेबा, जट जटिन, झिझिया, ये सब बिहार के हैं। बिहार के छठ पर्व काफ़ी प्रमुख है, अभी हाल में ही हुआ है। सूर्य भगवान की पूजा होती है, 4 दिनों तक मनाई जाती है। लवलीना बोरगोहन का संबंध बॉक्सिंग से है। बाद में लवलीना बोरगोहन जो है विश्व बॉक्सिंग महिला वाला चैंपियनशिप जो 2023 दिल्ली में हुआ, वहाँ पे गोल्ड भी जीती, है ना। भारतीय अन्य महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहन, निखत जरीन, मैरी कॉम, स्वीटी बुरा, न्यूति घनघस, ये सब क्या है? भारतीय पेशेवर महिला बॉक्सर हैं। इनके अलावा निशा का शब्द का पर्यायवाची पूछा था, तो निशा मतलब रात होता है। अच्छा, निशाकर है ये, है ना। तो चंद्रमा, शशि, हिमांशु, चांद, ये सब। इसके अलावा निशा खाली रहता तो रात होता। इसके अलावा वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, ये प्रश्न पूछा गया, तो 17वीं चल रही है। कब तक चलेगा? 2024 के मिड तक। इसके अलावा इसमें जो है चुनाव होने वाली है अगले साल, 18वीं लोकसभा चुनाव। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अंग्रेज कौन, भारत में किसका शासन? तो अकबर का शासन, क्योंकि अकबर 1605 तक जीवित ही थे, 1605 में मरे। इसके बाद जब अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई तो अनुमति किससे ली? जहांगीर से ली, क्योंकि 1605 के बाद जहांगीर आया। बोनालू उत्सव पूछा, तेलंगाना का है, अभी बताया। बतुकम्मा भी तेलंगाना का। मारमुक्कली एक त्योहार है, ये केरला का होता है, मरमुक्कली, है ना। और मकर बिलक्कू भी केरला का होता है। मकर बिलक्कू मकर संक्रांति के समय आपको मनाया जाता है, मकर बिलक्कू केरला के अंदर बीसू त्रिशूर पूरम भी 2 त्योहार और याद रखें, तो मकर बिलक्कू, मरमुक्कली, बीसू त्रिशूर पूरम, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये सब केरला में। ओनम भी याद रखेगा, है ना। तो ये 7 चीज केरला में याद रखें। इसके अलावा फुलदेई त्योहार उत्तराखंड का त्योहार है, फुलदेई त्योहार। इसके अलावा जो आपका बतुकम्मा है, बतुकम्मा वो जो तेलंगाना का है, उसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ? इंदौर में, है ना। और मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में गयाना के राजनेता। दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ पूछा था, धूल चटा देना, परेशान कर देना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 60-61, ये यहाँ पे दशक पूछा था, तो 60-70 दशक हुआ था, ठीक है। 60-70 के दशक, एग्जैक्ट कहेंगे तो 1966-67 में आया था,
ठीक है। वैसे हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पे शुरू हुआ तो 1960, है ना। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले। HYV हाई यील्डिंग वेराइटी के जो बीज हैं इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल 51 का पूरा सीट मैंने आपको दे दिया है कि कैसे क्या क्या किसमें है, और साथ ही मौलिक कर्तव्य कब आया, कैसे आया, कितने प्रकार के हैं, कहाँ है, अभी इसी वीडियो में बात हो गई किस समिति पे आया। वर्ष 2022 के पैरा ओलंपिक खेल किस देश में हुआ? चीन में हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला 21 में हुआ जहाँ पर भारत को 7 पदक मिला। शीतकालीन ओलंपिक 22 में चीन में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगा, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। चाहे पैरा वाला चाहे मेन वाला, दोनों पेरिस में होगा। निम्नलिखित में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में सरहुल था, तो सरहुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सरहुल। झारखंड का त्योहार एक और है रोहिणी, ये फसल वाला त्योहार है ना। इसके अलावा चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? 1539 शेरशाह सूरी और आपका हुमायूं के बीच, है ना। इसमें हुमायूं ही पराजित हुए। बिलग्राम की युद्ध 1540 फिर से हुमायूं पराजित हुए। शेरशाह का ओरिजिनल नाम फरीद खान, मकबरा इसका बिहार के सासाराम में है, और GT रोड के मरम्मत के हेतु ये जाने जाते हैं, रुपया चलाने के लिए जाने जाते हैं, और एक अच्छा शासक होने के नाम से भी जाना जाता है। आपका कौन? शेरशाह। इन्होंने एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम था सूरवंश, है ना। तो ये सब शेरशाह के नाम से ध्यान रखेंगे। देश के 16वें महान्यवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022 कौन बने हैं? R वेंकटरमणी साहब हैं, है ना। R वेंकटरमणी साहब ये जो है आपका देश के 15वीं मुख्य महान्यवादी है ना। ये सुशील चंद्रा यहाँ पे गलत है। सुशील चंद्रा जो है ये निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, तो R वेंकटरमणी साहब जो है अभी 15वें है, तो सुशील चंद्रा का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, इनका स्थान नहीं लिया है, यानी सुशील चंद्रा जो है इसमें नहीं थे। इसके अलावा जो राजीव कुमार है ना, वो सुशील चंद्रा साहब का स्थान लिए है मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा महान्यवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, जिस प्रकार से राज्य में आपका एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है। महान्यवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के थ्रू राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा जंगल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। वर्ष 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव के विपक्ष में कौन खड़े थे? तो यशवंत सिन्हा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विपक्ष में कौन खड़े थे? तो मार्गरेट अल्वा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा 15वीं राष्ट्रपति है, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेट अल्वा जो है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के विपक्ष में खड़े थे। राष्ट्रपति 15वां चल रहा है, उपराष्ट्रपति 14वां चल रहा है। राष्ट्रपति से संबंधित सभी के सभी आर्टिकल मैंने अभी बता दिया इसी वीडियो में। साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव के कोई भी कारण, किसी भी कारण से जब विवाद उत्पन्न हो जाए तो विवाद को कौन निपटाएगा? तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जानकी का पर्यायवाची सीता वैदेही, जनक सुता, जनक की पुत्री माता सीता की बात हो रही है। मिथिलेश कुमारी, कुमारी मतलब यहाँ बेटी से है, और मिथिलेश मतलब मिथिला का राजा से है। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित? भैया महाराष्ट्र से है। कोली समुदाय के द्वारा कोली नृत्य होता है। कोली मतलब जो मछली वाला, जो आपके अपने इधर जो मछुआरा होते हैं, यहाँ पे कोली होते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य पेशा मछली से संबंधित होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में रंगोली, तमाशा, फुगरी, लावनी, ये सब आपका जो है महाराष्ट्र में हो जाता है। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सभी के सभी। लेजिम भी महाराष्ट्र में होता है, ये सब महाराष्ट्र में ही हो जाता है। इसके अलावा वॉलीबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल को मैंने बताया था कि ये जो नेट की हाइट है ये पुरुष वाले में होगा 2.43 मीटर, और महिला वाले में 2.24 मीटर। इनको याद रखिएगा। ये VVI होता है नेट की ऊंचाई। वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी दोनों साइड 6-6 होते हैं। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 में। कब जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर गारंटी है। शिक्षा किस सूची की विषय है? कंकरेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। जिनकी पत्नी मर गई हो इसके लिए एक शब्द विदुर होता है, और जिनका पति मर गया हो उनके लिए एक शब्द विधवा होता है। बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो USA का खेल है ना। बास्केटबॉल में 5 गो खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 गो, फुटबॉल में 11 गो, रग्बी फुटबॉल में 15 गो, कबड्डी में 7 गो, कबड्डी में 7 गो। ये भी पूछा
पूछा जाता है आपसे, कबड्डी। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह में कोई नहीं पूछता क्योंकि सब जानता है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बता दिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में आपका बलात् श्रम या मानव तस्करी पे रोक है, 24 में क्या है? बाल श्रम पे निषेध है। इसके अलावा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? अनुच्छेद 35 वर्ष है। राज्यपाल का अनुच्छेद की बात आ गई है तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में एक राज्यपाल की प्रावधान होगी। इसके अलावा लोकसभा में सदस्यता के लिए 25 वर्ष चाहिए आपको, राज्यसभा में चाहिए आपको 30 वर्ष। लोकसभा मैक्सिमम 550 सदस्य, राज्यसभा मैक्सिमम 250 सदस्य। राष्ट्रपति राज्यपाल बनने हेतु 35 वर्ष। राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं 238 प्लस 12 आते हैं। 12 का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, 238 का सिलेक्शन होता है चुनाव के द्वारा। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 2022 कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है, उस समय बना था। हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया था। काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया? ये 1320 है ना। तो ये था आपका खिलजी वंश। सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। सबसे अधिक दिन तक की बात करेंगे तो तुगलक वंश ने शासन किया था और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे रक्त पिपासु भी कहा गया था। इसके अलावा परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है? mg का होता है, mg का। मैंने आपको बता दिया था कि परमाणु क्रमांक 1 to 20 के लिए परमाणु भार निकालना है। अगर इस mg का परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो चूंकि 12 है तो 12 दुना के 24 के करीब होगा, 24.0809 ऐसे आपका जो है इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी चीज का परमाणु क्रमांक 11 है तो मान लीजिए क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या में मैंने क्या कहा था कि दुगुना से 1 जोड़ देना है, तो कम से कम ये 23 के करीब होगा इसका परमाणु द्रव्यमान। जाके मिलाइएगा, 1 से 20 तक में इसी नियम पे जाता है, मैंने इसे वेरीफाई किया है, काम आ जाती है। इसके अलावा जब बड़े परमाणु भार की बात करेंगे तो जितना परमाणु क्रमांक रहता है उसके 2.5 गुना कर देंगे और 3 गुना से कम, तो इन बीच में जो मिलेगा आपका आंसर होगा। इसके अलावा जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल के जो सभी भाग हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछता है कि अधातु को किस साइड रखा गया है तो आप कहोगे राइट साइड में रखा गया है। मैक्सिमम अधातु को किस साइड में? राइट साइड में रखा गया है। जो आपका भाग 13 से लेकर 18 है इसके बीच में जो है जनरली अधातु ही होता है। हाँ, हालांकि 7 गो उपधातु भी है ना, लेकिन मैक्सिमम अधातु है क्योंकि 3 से 12 तक तो संक्रमणीय धातु है जो हाईली मेटेलिक गुण वाला धातु होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया है किसे डी ब्लॉक, किसे पी ब्लॉक, किसे एफ ब्लॉक, किसे एस ब्लॉक कहते हैं। तो प्रथम 2 जो आपका वर्ग है 1 और 2 इसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 3 से 12 तक को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एगो छूट गया तो आप समझदार हैं। इसके अलावा बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 में अंग्रेजों ने कहां से पकड़े थे? तो हुमायूं के मकबरा नई दिल्ली से पकड़े थे। हुमायूं का मकबरा आ गया तो इसे कौन बनाया था? बेगा बेगम ने बनवाया था। ये प्रथम प्रकार का गार्डन मकबरा है जो मुगल काल के दरमियान बनाया गया। ये कहां पे है? दिल्ली के अंदर। हुमायूं के मकबरा के अंदर ही आपका जो है गार्डन प्रकार का बनाया गया। सही है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन छूट रहा है मेरे भाई, हुमायूं के मकबरा से एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन छूट रहा है आपके हुमायूं के मकबरा से, ठीक है। चलिए याद आएगा तो बता देंगे। अच्छा, फिलहाल बहादुर शाह जफर को देख लेते हैं। इसको पकड़ के 1857 के विद्रोह के बाद रंगून ले गया जहां इस पर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। अभी हरित क्रांति का बात हो गया, मैं चलता हूँ आगे। इसके अलावा एस आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे प्रशांत महासागर होती है जिसमें सबसे गहराई वाली खाई मरियाना खाई भी स्थित है, प्रशांत महासागर। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जिसके नाम किसी देश यानी इंडिया के नाम पे है। हिंद महासागर को हम अर्ध महासागर, हाफ ओशियन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ज्यादातर जनजीवन है, जो आदमी का निवास है, ज्यादातर टापू है, ये हिंद महासागर में है। ध्यान रखिएगा, अल नीनो और ला नीनो जो सामुद्रिक घटना होती है ये आपका प्रशांत महासागर में आता है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति का ये बता ही दिया। हरित क्रांति उस समय बहुत पूछा गया। फूलदेई त्योहार का आयोजन किस अभी उत्तराखंड बता दिए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में हुआ। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। नवरोज त्योहार किसने चलवाया था? तो बलबन ने। सिजदा और पैबोस का जो है, सिजदा और पैबोस का प्रथा किसने चलाया था? तो आप कहोगे जी बलबन ने। तो ये तीनों जो है नसरुद्दीन बलबन के नाम से जुड़ा हुआ है, गुलाम वंश के शासक था। देखिए ये लौह एवं रक्त की नीति है, एक ऐसी
प्रकार से न्याय की जंजीर होती है। न्याय की जंजीर जो है मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था, जहांगीर के द्वारा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, न्याय की जंजीर को, जहांगीर को। कमल का पर्यायवाची पूछा गया था, नीरज, पंकज, जलज, है ना, ये सब जो है आपके कमल का है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। इसके अलावा फीफा 2022 का आयोजन पूछा गया था, बात हो गई है। जल्लीकट्टू त्योहार आपसे पूछा गया था, तमिलनाडु में होता, थाई पुसम, पोतंदू और पोंगल, ये तीनों भी आपका तमिलनाडु के अंदर ही होता है, जिसमें ये पोंगल है। इसी पोंगल के अवसर पे ही आपका जो है ये जल्लीकट्टू त्योहार होता है। जल्लीकट्टू एक प्रकार का जो है गेम है, जिसमें सांडों को छोड़ दिया जाता है बेहोश करके, मतलब मदहोश करके, और फिर पकड़ा जाता है। बेहोश नहीं भैया, मदहोश, कुछ ऐसा देते होंगे ताकि वो जो है थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। मृत्यु घाटी यानी डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा विराग शब्द का विलोम पूछा गया था, तो अनुराग होता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी के अंदर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज, ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, एशिया महादेश, नेपाल में है, जहाँ इसे सागर माथा कहते हैं। नौचंदी मेला का आयोजन कहाँ होता है? मेरठ में होता है। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है ना। इसके अलावा मैंने बताया था माधवपुर मेला का आयोजन कहाँ होता है? माधवपुर मेला गुजरात में होता है। इसके अलावा जो आपका सोनपुर मेला, ये आपका बिहार में हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ मेला है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से जुड़ा हुआ को क्या कहते हैं? पार्थिव। अच्छा, ये हिंदी से है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की परिकल्पना किस देश से लिया गया है? यूएसए से। अपने मौलिक अधिकार को 12 से 35 के बीच में भाग 3 में रखा गया, जो वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, है ना। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति वाला था, उसको हटा दिया गया 1978 में, है ना, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया था। उस समय जो है ना, पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपने यहाँ 3 प्रधानमंत्री का नाम देख रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और देवगौड़ा साहब। तो ये तीनों का साथ मिला था, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ याद रख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर होती है, आप सभी जानते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुआ, जो गुजरात में है। दांडी मार्च का याद दिलाते हैं 12 मार्च 1930 को। इसके अलावा थांगटा नृत्य कहाँ का? ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है। लाठी पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट है। कलारीपट्टू साउथ का मार्शल आर्ट है। ये सब मार्शल आर्ट वाले फॉर्म को जरूर याद रखें, ये भी आपसे पूछा जाता है। मलखम्ब ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा अनादर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, अवहेलना करना, तिरस्कार करना। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से है? सतरिया नृत्य से है। इस जो है सतरिया नृत्य को संचालन करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। असम का नृत्य है, सबसे शास्त्रीय नृत्य है 8 शास्त्रीय नृत्यों में। दोस्तों आज का वीडियो यही जो है क्लोज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मैं सिर्फ ये जज करना चाहता हूँ कि कितने बच्चे को इस बार जो है हमसे जुड़े हुए भी हैं और एसएससी जीडी का एग्जाम भी देना है, ताकि मैं एसएससी जीडी के लिए एक फ्रेश क्लास लॉन्च कर सकूँ। और पर डे उस पर वीडियो आएगी और फिर वही स्कीम रहेगा पीडीएफ वाला, है ना, कि पीडीएफ आपको अलग ग्रुप में व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। सिर्फ मैं अंदाज़ा लगाने के लिए एक क्लास लाया हूँ, ताकि मुझे एक जो है इसमें अधिक से अधिक आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग इच्छुक हैं कि नहीं हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।